बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हमारा आज का टॉपिक है आईबीएस। आईबीएस से बनता है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। बेसिकली ये जो आईबीएस है ये स्टमक का एक इशू है। स्टमक की डिसफंक्शनिंग भी इसे कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा स्टमक है इसमें दो आंतें होती हैं। एक को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी को कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इन दो आंतों पर मुश्तमिल है और ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे प्रॉब्लम आ जाए, उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाए, या इसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेंसिटिविटी, तो उसके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा आ जाए तो ये मसला पैदा हो जाता है। और वो मसला होता क्या है या है क्या, इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये क्यों होता है, किस उम्र के अफराद को होता है, और उसके बाद ये देखेंगे कि इसका हमारे पास जो है सिम्टम्स क्या हैं। जब ये हो जाता है तो फिर कौन कौन सी अलामात होती हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि इसका होम्योपैथी हमें सोल्यूशन क्या देती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये किसको होता है, तो ये हर उम्र के अफराद को हो जाता है। आईबीएस जो है ये मेल फीमेल दोनों को हो जाता है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये देखा गया है कि रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अकॉर्डिंगली जो फीमेल्स हैं उसके अंदर इसकी रेशो ज़्यादा देखी गई है आईबीएस की निस्बतन मेल के। मेल में ये रेशो कम है, फीमेल में इसकी अकर होने की, इसकी वकू पजीर होने की रेशो ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये है कि ये जो आईबीएस है ये भी देखा गया है कि 35 साल से कम उम्र के जो अफराद होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं इसके होने के। जब 35 साल क्रॉस कर जाता है कोई शख्स तो फिर ये चांस कम हो जाते हैं कि वो आईबीएस का मरीज हो। अब आईबीएस हो गया, होता क्या है? आईबीएस की कुछ अलामात आपको बताता हूँ, फिर हम ये देखेंगे कि इसकी फंक्शनैलिटी में आपको समझाऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले तो ये कि आईबीएस जो है जब होता है तो हमें कैसे पता चले, या आप अगर डॉक्टर हैं तो आपको पेशेंट से कैसे पता चले वो आईबीएस का मरीज है। तो आईबीएस जो है इसमें होता ये है कि पेशेंट को पेट के लोअर हिस्से में, लोअर एब्डोमेन जिसे हम कहेंगे, वहां पर दर्द होता है। वहां पर दर्द होता है और दर्द बहुत ही शदीद होता है। इतना दर्द होता है कि अगर वो खड़ा हुआ है तो उसको बैठना पड़ जाता है, और अगर बैठा हुआ है तो लेटना पड़ जाता है। और उसके लिए मतलब कुछ देर के लिए उसका स्टेबल होना नामुमकिन सा लग रहा होता है एक। और फिर ये दर्द कम हो जाता है, लेकिन वो कम इतना आहिस्ता आहिस्ता कम इतना हो जाता है कि वो होता रहता है, खत्म नहीं होता। पहली चीज उसको दर्द होता है, दूसरी चीज पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और तीसरी चीज पेशेंट को लूज मोशन हो जाते हैं या डायरिया की शिकायत हो जाती है। अब ये दो अपोजिट चीजें हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। ये दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते, लेकिन आईबीएस का पेशेंट जो होता है उसको एक वक्त में दोनों में से एक चीज हो जाती है। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे हो जाती है। हमारी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जब हम खाना खाते, सबसे पहले हम बात करते हैं खाना खाने से। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा एसोफेगस से होता हुआ हमारे मैदे से गुजरता हुआ ये पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये ऑलमोस्ट 90% डाइजेस्टिव का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, और वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना हमारा मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पे चला जाता है। यानी खाना तो नहीं हम कहेंगे, वो जो बची खुची खुराक है वो जाती है। अब ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करती है कि जब हमारा ये जो भी हमने खाना खाया एसोफेगस के जरिए से मैदे से होता हुआ जब पहुंचा है उसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो लार्ज इंटेस्टाइन ने वहां से क्या करना है, वाटर जितना भी है ये वाटर सबसे पहले मूव कर जाएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर।
और फिर उसके बाद जो खाना वो जो डाइट बनाता जाएगा, वो जो हजम होता जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उस वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम होता जाएगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी सारे चले जाएंगे किसके पास, लार्ज इंटेस्टाइन में। और आखिर में यानी ये 90% काम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर दिया। आखिर पे 10% वो जो कुछ फुजला बचा है, जिसको हम कहेंगे स्टूल भी कह लेते हैं, पाखाना भी कह लेते हैं, मुख्तलिफ नाम। तो जब वो पखाना या स्टूल या फुजला, उसके साथ जो कुछ थोड़ा बहुत खाना होता है, वो एंड पे मूव करके जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बेसिकली ये छोटे 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 सर्कल बने होते हैं, छोटे छोटे सर्कल बने होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपने स्प्रिंग कभी देखा हो, तो स्प्रिंग जैसे बिल्कुल दायरे छोटे छोटे बने होते हैं ना लोहे के स्प्रिंग के, इस तरह से इसमें भी इस तरह के बने होते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि ये हमारी यहाँ से राइट साइड के बॉटम राइट से शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और मूव करते हुए अपर पार्ट तक आती है, और यहाँ से मूव करती हुई ये लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करती हुई जाती है, और लेफ्ट साइड से ट्रेवल करती हुई नीचे की तरफ जाके लेफ्ट बॉटम पे यहाँ से हमारे रेक्टम में जाके ये खुलती है आगे। खाना इसने या स्टूल इसने पास कैसे करना है, पास आउट कैसे करना है, तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। उम्मीद है आपको फिर कॉन्स्टिपेशन भी समझ आ जाएगी और डायरिया भी समझ आ जाएगा। तो होता ये है कि इसमें समझ लें कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही यहाँ पे स्टूल आया, तो सबसे पहले ये वाली जो एक वो जो दायरा होगा, उसका सर्कल होगा, रिंग, वो क्लोजली लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये, सबसे पहले ये। इसके पहले इसके बंद होने का मकसद ये होगा कि ये जो भी स्टूल है, जो खाना, ये वापस बैक ना जाए, ये सबसे पहले बंद होगी। जब यहाँ से बंद होगा तो वो थोड़ा सा आगे पुश हो जाएगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, यहाँ तक लॉक हो गया, फिर ये थोड़ा सा आपका जो मटेरियल है थोड़ा सा आगे पुश हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे फिर ये प्रोसेस हो जाएगा शुरू, इस तरह से फिर ये आगे, फिर ये आगे करता करता ये खाना हमारा इस तरह से, या हमारा जो फुजला है इस तरह से उसको रेक्टम तक पहुंचा देती। अब आते हैं कि होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती। कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है कि उसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से, वो जो जिस प्रोसेस से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जिस प्रोसेस से, जिस स्पीड के साथ वो प्रोसेस कर रही है, वो स्पीड जब स्लो हो जाती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की स्पीड जब स्लो हो जाती है, उसके नतीजे में प्रोसेस भी, ये जो है जो एग्जिट का प्रोसेस है, फुजले के एग्जिट का प्रोसेस जो है ये भी स्लो हो जाता है। नतीजे के तौर पर काफी देर तक वो जो फुजला है, वो जो पाखाना है, वो जो स्टूल है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, जिससे पेशेंट जो है उसको कॉन्स्टिपेशन के मसाइल आते हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। और इस सूरत में फिर ये होता है कि उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ज्यादा पानी वो पीता है, तो उसके बाद वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आस्ता आस्ता हेल्प आउट करके उसके उस रॉ मटेरियल को बॉडी से एक्सट्रैक्ट करती है। अब आते हैं, अगर ये प्रोसेस तेज हो गया है, तो अगर ये प्रोसेस तेज हो गया है यूजुअल रूटीन से, नॉर्मल रूटीन से, अगर ये प्रोसेस बढ़ गया है, स्पीड अप हो गया है, तो इस सूरत में ये होगा कि वो जो पानी और जो आपका खाना है प्लस जो आपका वेस्टेज है, वो सारा का सारा वो मूव करेगा, आगे आगे मूव करता जाएगा, जिस तेजी से, जिस स्पीड से पहले कर रहा था उससे ज्यादा स्पीड से करेगा। नतीजे के तौर पर ये होगा कि खाना या फुजला और इसके साथ पानी और रेक्टम में जल्दी पहुंच जाएगा, और वहां से आपको पेशेंट को फील होता है, वॉशरूम की हाजत फील होती है, वहां पर जाता है, उसका स्टूल निकलता है, और वो चेक करता है कि उसका स्टूल अब क्या है, वो लूजी है, पतला है, और उसमें हो सकता है फूड पार्टिकल्स भी हों, इस तरह से है। और ये प्रोसेस वो पहले जहां पे एक बार होता था, अब एक बार नहीं होता, 3-4 बार हो जाता है दिन में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, ये हम कहेंगे ये डायरिया की शिकायत होगी, यानी ये बेसिकली डिसफंक्शनिंग है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो अब ये उम्मीद है आपको कॉन्स्टिपेशन भी समझ आ गई होगी, और जो है इसके साथ साथ लूज मोशन, डायरिया की भी समझ आ गई होगी। और जब इसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, इसकी डिसफंक्शनिंग बढ़ती है, तो पेशेंट जो है उसके पेट में मुसलसल दर्द रहता है। किसी और एलोपैथी के, किसी और पैथी के अंदर, किसी और पैथी के अंदर, किसी और तरीका इलाज के अंदर आपको दवाइयों पर रखा जाता है,
सिरप दे दिए जाते हैं जो आपके डाइजेस्टिव को इम्प्रूव करते हैं, या यूं कह लें कि आपकी पेन को रिलीफ दे देते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं देते। सोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी देगी और परमानेंट सोल्यूशन देगी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि ये देखेंगे ये सारी चीजें होगी। अब इसकी वजूहात क्या है, इसकी वजूहात रीजंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बड़ी रीजन, वैसे आमतौर पर कोई इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है या इतनी ज्यादा भी नहीं है, सबसे बड़ी रीजन जिसके बारे में कहा जाता है दैट इज मेंटल स्ट्रेस। एक आईबीएस का पेशेंट जो है वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी मेंटल स्ट्रेस का शिकार होगा। अगर फर्ज करें वो स्टूडेंट है तो उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा होगा, या वो अपने एडमिशन के बारे में परेशान होगा, या अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होगा। स्ट्रेस लेगा तब हो सकता है। कोई बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस से मुतालिक परेशान हो सकता है, स्ट्रेस ले सकता है। इसी तरह से जॉबियन को भी कोई ना कोई स्ट्रेस हो सकता है। तो ये स्ट्रेस होना एक फैक्टर गिना गया है आईबीएस के अंदर, क्योंकि यहां से जब स्ट्रेस आता है तो मेंटल स्ट्रेस आने की वजह से, वो स्ट्रेस आपको पता है नर्वस सिस्टम की वजह से वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है आपके हर पार्ट के ऊपर, तो इस पे भी शिफ्ट होता है और यूं ये डिसफंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये है, इसके बारे में कहा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि गैर जरूरी खाने की रूटीन आपकी एक जैसी है ही नहीं। आप कभी दोपहर को 2 बजे खा लेते हैं और कभी दोपहर को 12 बजे खाना शुरू कर देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि आप दोपहर को ही 2 बार खा लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि दिन में 2 बार खाना खाते हैं, कभी दिन में 5 बार खा लेते हैं। तो इस तरह से इर्रेगुलर रूटीन जो है ये भी डिस्टरबेंस का बाइस बनती है। तीसरी चीज, कोई जर्म्स हो सकते हैं, कोई बैक्टीरियल वायरस हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन के बारे में कहा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन अगर बॉडी में या मैदे के अंदर चला जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर चला जाए तो ये आईबीएस का बायस बनता है। और आखिरी चीज आपको बताता हूं कि हमारा जो मैदा है, इसके अंदर हर वक्त अच्छे बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं और मुख्तलिफ तरह के और ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं, बॉडी को सेहतमंद बनाते हैं। वो मौजूद रहते हैं हर वक्त, हर शख्स के रहते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपकी तरफ है, हर शख्स के पास होते हैं, हर एक के मैदे में होते हैं। तो अगर इनकी तादाद बढ़ जाए तो भी ये डिसफंक्शनिंग जो है ये हो सकती है। तो ये तो थी इसकी रीजंस। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो होम्योपैथी का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, जो आपको परमानेंट इसका जो है वो हल देगा। तो इस सिलसिले में हम पहली मेडिसिन जो यूज करेंगे वो होगी सल्फर 200 से हम स्टार्ट लेंगे। सल्फर 200 के 5 ड्रॉप्स 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने एक बार लेने हैं वीकली, हफ्ते में एक दिन लेने हैं, कोई सा दिन आप रख सकते हैं। और उसके बाद आपने लेनी है नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है ये आईबीएस के मसाइल के लिए, मैदे के मसाइल के लिए। इसको आपने लेना है, नक्स वोमिका आपने लेनी है। नक्स वोमिका आपके खास तौर पर ये जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के इश्यूज, इनको रिजॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होती है। नक्स वोमिका 30 में लेनी है, 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर। अगर अभी रमजान मुबारक में आप रोजे रख रहे हैं तो 2 टाइम, और अगर नहीं तो 3 टाइम 1/4 गिलास पानी के साथ आपने लेना है इसको। नक्स वोमिका के बाद जो तीसरी जो मेडिसिन आपने लेनी है उसका नाम है पोडोफाइलम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये खास तौर पर डायरिया में बहुत सपोर्ट करती है। अगर डायरिया के अलामात आ जाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसको हल करने में पोडोफाइलम बहुत सपोर्ट देगी। और पोडोफाइलम भी हम इस्तेमाल करेंगे जनाब 30 के अंदर 1/4 गिलास पानी में 5 कतरे। अगर रमजान मुबारक आप इस रोजे रख रहे हैं तो दो टाइम, और अगर नहीं रख रहे तो 3 टाइम। चौथी और आखिरी मेडिसिन जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है हाइड्रास्टस। ये आप लेंगे मदर टिंचर के अंदर। हाइड्रास्टस को आप लेंगे मदर टिंचर में, और हाइड्रास्टस मदर टिंचर में लेकर आपने इसके लेने हैं 20 ड्रॉप 1/4 गिलास पानी के अंदर, 3 टाइम ये लेने हैं। तो ये हाइड्रास्टस क्या करती है, आपकी एसोफेगस से लेकर मैदे तक की ये जो सारे जो फंक्शनैलिटी है, ये यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन।
तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की सफाई करती है। अक्सर लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनको हर वक्त नज़ला केरा इस तरह से गिरता रहता है, तो उसके लिए ये बेहतर होती है हाइड्रास्टस, वो काम भी करती। तो यहाँ पर हाइड्रास्टस हमारी सपोर्ट करेगी हमें म्यूकस मेम्ब्रेन को साफ करने में। तो ये वो मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगली बार किसी नई वीडियो के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।